हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का हल करेंगे। जो भी हमारे स्टूडेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, मैं उनको बता दूं कि आप लोगों के लिए पिछले वर्ष के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोग को इससे एक आइडिया लगेगा कि आने वाले एग्जाम में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने 2015, 2016, 2017 और अब 2018 के प्रैक्टिस सेट को करवा दिया है। ये सारे वीडियोज आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके क्लिक करके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान, हिंदी और रीजनिंग, इन सब के प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिए हैं जो कि आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ 18 के बाद हम 19 और लास्ट में 2020 में जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं और यहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए सामान्य ज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट जो है हम स्टार्ट करते हैं, जो कि 2018 में आप लोगों से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है और यह दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां सूरज की किरणें जो होती हैं वो सबसे पहले पड़ती हैं। अगर जो हम जापान को जापानी भाषा में अगर जो हम बात करें तो जापानी भाषा में जापान को क्या कहा जाता है? तो निप्पान कहा जाता है। निप्पान, या फिर एक नाम और इसका है निहोन। निहोन या निप्पान इसको कहा जाता है। और यह जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 61 अमेंडमेंट जो हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में, इसमें 21 वर्ष आयु से आपकी जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सन 1699 ईस्वी को। गुरु गोविंद सिंह कौन थे आप लोगों को पता होगा? सिख धर्म के जो थे वो कौवें गुरु थे, तो ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं के द्वारा सन 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो आनंदपुर साहिब में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर स्थित है। यह बांध 2 बांधों से बना हुआ है, जैसे भाखड़ा और नांगल बांध। तो भाखड़ा बांध जो है वो नांगल बांध से कितना दूर है? तो 13 किलोमीटर जो है वो नांगल बांध से भाखड़ा बांध की जो है दूरी है। यहाँ पे होता क्या है? तो विद्युत उत्पादन और सिंचाई की जाती है इस भाखड़ा और नांगल बांध पर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। जब चंद्रमा बीच में आए किसके? सूर्य और पृथ्वी के, तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। लेकिन जब पृथ्वी बीच में आए, किसके बीच में आए? सूर्य और चंद्रमा के, तब आपका चंद्र ग्रहण। इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एनसीटीई है, तो एनसीटीई की फुल फॉर्म जानते हैं? तो वही एनसीटीई की फुल फॉर्म पूछा तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यह 1993 के अधिनियम से बनाया गया था। यह करता क्या है? तो शिक्षा प्रणाली में जो है मानकों की प्रक्रियाओं का निगरानी करता है शैक्षिक वगैरह कार्य में। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? तो आपको पता ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 24 तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव थे, और 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? तो आपके महावीर स्वामी जी थे, जो आपके 24वें तीर्थंकर थे। चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है, तो किसमें परिवर्तित होता है? तो इसका जो सही आंसर है मार्बल यानी कि संगमरमर में। ये क्या होते हैं चूना पत्थर वगैरह? तो सैल यानी चट्टान से आप लोगों ने पढ़ा होगा, सैल और चट्टान। सैल और चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, या सैल कहें या चट्टान कहें। आग्नेय सैल, अवसादी सैल, और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित सैल। तो जो ये मार्बल है ना, संगमरमर, ये रूपांतरित या कायांतरित सैल है। ये बना किससे है? तो जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान में जो बलुआ पत्थर होते हैं, बलुआ पत्थर से तो क्वार्टजाइट बनते हैं। जो आपके चूना पत्थर होते हैं, चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। और संगमरमर का निर्माण अवसादी चट्टान में एक और है डोलामाइट, इससे भी संगमरमर का निर्माण होता है। क्वार्टजाइट जो बनते हैं वो बलुआ पत्थर से बनते हैं। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट तो
आग्नेय चट्टान है, इस ग्रेनाइट से जो रूपांतरित होता है 19 बनता है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जो होता है 19 बनता है। और स्लैट किससे बनते हैं? तो ये सैल से बनते हैं, सैल से बनते हैं स्लैट। और सैल क्या है? सैल जो है वो अवसादी चट्टान का एक रूप है। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में जो शामिल हैं वही शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये वाला 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद में राज्यसभा के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के वर्णन की बात की गई है। अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है वो राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटों की संख्या रखी गई है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत कर सकते हैं, जो कि कई क्षेत्र हो सकते हैं। उन क्षेत्रों का नाम इस प्रकार से है, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा वाले जो क्षेत्र होते हैं इसमें राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार इन लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो अंग्रेजी के कथा साहित्य में, अंग्रेजी के कथा साहित्य में जो है उसमें मैन बुकर अवार्ड दिया जाता है। यानी कथा साहित्य किसका होना चाहिए? अंग्रेजी का होना चाहिए। तो बात करें लेटेस्ट में 2020 में आप लोगों से करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किसको मिला है? तो सूजी बेन एक बुक है, जो किसकी बुक है? तो डगलस स्टर्ट की बुक है सूजी बेन, इसी को 2020 में मैन बुकर अवार्ड मिला हुआ है। चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 खंबे तो आपको पहले से ही पता है कि आपके लोकतांत्रिक देश के 3 खंबे कौन कौन से हैं? न्यायपालिका, विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका। लेकिन चौथे खंबे की अगर हम बात करें तो ये प्रेस की ओर जो है इंकित करता है कि प्रेस जो है वो चौथा खंबा है किसका? हमारे लोकतांत्रिक का, यानी हमारे संविधान का। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, समुद्रगुप्त को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक चीज और आप ध्यान रख लीजिए कि इस समुद्रगुप्त का जो वर्णन है ना, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। और ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने था? तो हरिसेन ने इसको लिखा था। शोभाना गुरुटू प्रवर्तक हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठुमरी के। शोभाना गुरुटू जो है वो ठुमरी के प्रवर्तक हैं। इनको ठुमरियों की रानी भी कहा जाता है। इनका जो मूल नाम था वो भानुमति शिरोडकर था। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र को। निकृष्ट माने निकट, किससे निकट? ऐसे ग्रह जो पृथ्वी से भी, जो ऐसे ग्रह जो पृथ्वी से भी सूर्य से निकट दूरी पर होते हैं, यानी पृथ्वी से भी कम दूरी पर सूर्य की दूरी में स्थित होते हैं, उनको हम निकृष्ट ग्रह कहते हैं। या ऐसे एक लाइन में हम कहना चाहें, जो सूर्य के पास में होते हैं पृथ्वी से पहले ही, यानी पृथ्वी से पहले ही वो सूर्य के पास में उनकी डिस्टेंस हो जाती है, यानी कि उनकी जो दूरी होती है वो पृथ्वी से कम ही होती है। कहाँ से? सूर्य से। जब इनको देखा जाता है तो निकृष्ट ग्रह कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बुध और शुक्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब हम ग्रहों का क्रम देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। इसके पहले ही बुध और शुक्र आ जाते हैं, जो कि सूर्य के पास में होते हैं। रेटिनाल का सामान्य नाम है? तो रेटिनाल विटामिन ए का सामान्य नाम। विटामिन से क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। विटामिन की कैटेगरी, उसके बाद विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और विटामिन बी की जो सब कैटेगरियाँ होती है ना, B1, B2, B3, B5, ये याद आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम या सामान्य नाम क्या होता है? तो जो है रेटिनाल जो है वो किसका सामान्य नाम है? तो विटामिन ए का। बात करें विटामिन बी की तो थायमीन, विटामिन सी का तो एस्कॉर्बिक एसिड, और कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन 2 देशों को? तो भारत और श्रीलंका को। यहाँ पे गया भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वो पाक जल डमरू मध्य करता है। आपको पता होगा कि जो जल डमरू मध्य होते हैं वो क्या होते हैं, पहले ये जानिए। तो जल डमरू मध्य वे होते हैं जो 2 स्थल भागों को अलग करते हैं और 2 जल भागों को जोड़ते हैं, उन्हीं को हम जल डमरू मध्य कहते हैं। इंग्लिश में इनको हम स्ट्रेट बोलते हैं। ये चीज सीख लीजिए आज ही। अब हम बात करते हैं कि 2 स्थल भागों को अलग करते हैं, तो कौन से वो 2 स्थल भाग अलग होते हैं? तो तमिलनाडु का रामनाथपुरम और जो श्रीलंका है उसका जाफना, ये 2 स्थल भाग अलग होते हैं। और 2 जल भाग जुड़ते कौन से हैं? तो जो 2 जल भाग जुड़ते हैं वो है पाक खाड़ी। पाक खाड़ी कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी है, उस पाक की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी जो है, ये इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला 324। पोंगल त्योहार है, इसका जो सही आंसर है किसका त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल त्योहार। ये तमिल लोग इसको मनाते हैं। ये जनवरी माह में मनाया जाता है, 14 से 15 जनवरी के बीच में। और यह जो है कब मनाया जाता है? जब फसल की कटाई की जाती है तब इस त्योहार को मनाया जाता है। पोंगल का तमिल में जो अर्थ होता है वो विप्लव या उफान होता है। उफान समझ लीजिए, उफान या विप्लव, विप्लव उफान या विप्लव इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग होकर बना? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना जून 2014 में। जून 2014 में जो तेलंगाना राज्य है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। 10 वर्षों तक इनकी राजधानी यानी दोनों की राजधानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी कहाँ बनाई गई? हैदराबाद को बनाई गई है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं। 29 राज्य था, एक राज्य कम हो गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो लद्दाख है उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो इसके बाद 9 हो गए। लेकिन इस समय दमन-दीव और दादर नगर हवेली को भी जोड़ के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कर दिया गया। तो 9 से फिर एक कम होकर कितने हो गए? 8 हो गए। तो वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके यहाँ स्थित है। जापान की संसद का नाम है? तो जापान की संसद का नाम डायट है। इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी वाला। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी आपको पता होना चाहिए मस्कट है। ये रियाद किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरब की। अबू धाबी तो यूनाइटेड अरब अमीरात की। और फिलीपींस की जो राजधानी है वो रामल्लाह है। अगला क्वेश्चन, बिहू का मुख्य त्योहार है। बिहू कहाँ का मुख्य त्योहार है? तो बिहू जो है उड़ीसा का मुख्य त्योहार है। बिहू जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य भी है और गायन नृत्य भी है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लोक नृत्य और जो लोक गायन होते हैं यह दोनों चीज जो है उड़ीसा, बिहू जो है त्योहार भी है और लोक नृत्य भी है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद में ... में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। 11 मौलिक कर्तव्य आप लोगों के सामने 51A में बताए गए हैं। भाग 4 का के 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। और जो 11वां मौलिक अधिकार है ना, वो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन, देखिए 2 क्वेश्चन विटामिन के मिल गए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि विटामिन पूरा पढ़ के जाइएगा। जितनी भी बातें बताई हूँ मैं विटामिन में वो सारे पढ़ लीजिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो विटामिन सी वाला पूछा इसमें, तो स्कर्वी रोग यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? तो इस समय 2016 से लेकर 2030 की अवधि निर्धारित की गई है। इसके पहले ये अवधि 2000 से लेकर 2015 तक की थी। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बचपन बचाओ आंदोलन से ये संबंध रखते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था सन 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट प्रस्तुत किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश प्रभु ने। 2017 से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। 2017 से रेल बजट और आम बजट दोनों को एक साथ पेश करने की बात कही गई और इन दोनों को एक साथ में पेश किया गया। तो अंतिम पृथक रेल बजट की बात करें तो सुरेश प्रभु ने पेश किया था। भारत का राष्ट्र बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे। श्री रामनाथ कोविंद, ये बताइए कि कावें राष्ट्रपति हैं भारत के? तो 14वें राष्ट्रपति हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा और ध्यान में रख लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। एक बात और ध्यान दीजिए कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। फ्रांसीसी क्रांति इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि इसको विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। यह चीज़ नोट कर लीजिएगा। और सन 1789 में ये नारा दिया गया था। सन 1789 में इसका प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। और इसको मील का पत्थर कहा जाता है विश्व के इतिहास में। भारत संविधान की जो हमारी प्रस्तावना उसमें भी इन 2 चीज़ों को सम्मिलित लिया गया है। यहाँ से स्वतंत्रता और समानता यहीं से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरा ओलंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो मरियप्पन थंगावेल। अब यहीं से मैं एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों को जोड़ दे रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
इसका तो सही आंसर मरियप्पन थंगावेल हो गया, लेकिन मरियप्पन थंगावेल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है इस बार, इस बात को नोट कर लीजिएगा। पैरा एथलीट है मरियप्पन थंगावेल को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, किसमें, सन 2020 में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ... को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है, तो किसको माना जाता है, ऋग्वेद को। ऋग्वेद को पुराना ग्रंथ माना जाता है। अच्छा, अगर जो हम कहें कि ऋग्वेद जो 4 वेद थे आपके इंपॉर्टेंट वाले, इनका सही क्रम क्या है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिए। ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो सही क्रम है यह है इस प्रकार से। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं, किसमें सहायता प्रदान करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। अगला क्वेश्चन, ... को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति की जनक की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व स्तर पर यानी विश्व में हरित क्रांति की जनक की बात करें तो किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। मैक्सिकन गेहूं जो बोए गए थे 1966 में बोए गए थे, 1966 में मैक्सिकन गेहूं पंजाब प्रांत में बो दिए गए थे और उस समय पैदावार जो हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी। चलिए आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, तो कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा, जूलियस सीजर उन्हीं की रचना, हैमलेट उन्हीं की रचना, एज यू लाइक इट उन्हीं की रचना है, आर्म्स एंड द मैन उनकी रचना नहीं है। तो आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा, तो जॉर्ज बर्नार्ड ने लिखा था, इसको बर्नार्ड ने लिखा था आर्म्स एंड द मैन। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 जून सन 1981 को हुई थी। 24 जून सन 1981 राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान में किया जाना था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, ये जापान में किया जाना था, लेकिन जापान में क्यों नहीं किया गया, कोरोना पैंडेमिक के कारण इस खेल का आयोजन नहीं किया गया। तो 23 जुलाई से लेके 23 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त तक अब इस खेल का आयोजन किया जाएगा, यानी 23 जुलाई 2021 को जापान में ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, जो कि 2020 में होना था लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है। तो रिंगवर्म यहाँ पे बीमारी का कारण है, तो रिंगवर्म जो रोग होता है फंजाई के कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, कॉलरा बैक्टीरिया के कारण होता है, एनीमिया लोहे की कमी के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का कौन सा, ए का तीसरा और बी का पहला। तो ए का तीसरा और बी का पहला किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, देख लीजिए, ए का तीसरा और बी का पहला, यानी ऑप्शन नंबर जो सही होगा ए का तीसरा और बी का पहला, यानी इसमें जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, यानी 41 का कौन सा आंसर सही है, तो 41 का सी आंसर सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है, तो पता ही होगा लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति से संबंधित है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है, अक्सर इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही का आंसर होगा प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित है। यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध काल को बारे में बताती है, लेकिन लिखी कब गई, तो लिखी गई थी शेर शाह सूरी के काल में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो किसने किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, तो महमूद गजनवी ने किया था। 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, गजनवी अफगानिस्तान का शासक था। गजनी अफगानिस्तान में एक राज्य था गजनी, वहां का वो शासक था। 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था और 1025 ईस्वी में इसने बहुत ही लूटपाट की थी, किस मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में। तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है, कपिल को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीपीएड में रिपीट होकर क्वेश्चन पूछा गया है कि सांख्य दर्शन के लेखक कौन है, कपिल हैं। योग दर्शन के लेखक कौन है, पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के लेखक कौन है, तो जैमिनी हैं। न्याय दर्शन के लेखक कौन है, तो गौतम हैं। इस प्रकार से चारवाक दर्शन के लेखक कौन है, तो चारवाक हैं। तो इस प्रकार से ये जो दर्शन वाले क्वेश्चन है इससे क्वेश्चन बन जाते हैं और सांख्य दर्शन तो कई बार पूछा गया है।
प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला दादा भाई नौरोजी जो है इसके जो है लेखक हैं। अगर जो हम बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष ये 3 बार रह चुके थे। निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 से लेकर 1920 तक के सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। इलाहाबाद में इस पत्रिका का संपादन होता था। सन 1900 से इसकी शुरुआत की गई थी। मदर पुस्तक किसने लिखी है? तो मदर पुस्तक जो लिखी है वो मैक्सिम गोर्की ने लिखी है। मैक्सिम गोर्की ने लिखी है और ये रसिया के जो थे वो साहित्यकार थे। इन्होंने यथार्थवाद की बात की है। समाजवादी में यथार्थवाद का जो मतलब होता है उस नामक साहित्य की परिभाषा को संकल्पना इन्होंने दी थी, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो इसी पर जो है मदर पुस्तक लिखी गई थी और ये कहाँ के थे? रसिया के थे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई सन 2017 को 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। बात करें जीएसटी की तो जीएसटी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके साथ साथ बात करें जीएसटी किस संविधान संशोधन के माध्यम से कानून बनाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन था, 101 अमेंडमेंट था। इसी के तहत जो है इस पे कानून बना था वस्तु एवं सेवा कर का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको और ढेर सारे प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। 15, 16, 17, 18 इनके वीडियोज अपलोड हो गए हैं। आने वाले टाइम में 19 और 20 का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएगा। मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि सरकारी कॉलेज मिलने में आप लोग को कोई भी परेशानी ना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।